क्लास हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉग्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लॉग्स एज अ वेब मार्केटिंग पावर हाउस. To drive the full benefit of marketing power in blogging, it should become an integral part of the online marketing strategy instead of being a separate element. So इसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे लास्ट का, जैसे फर्स्ट क्राई या फिर मैंने आपको कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के वो दिखाए थे वेबसाइट्स जहाँ पर उनका एक ब्लॉगिंग सेगमेंट अवेलेबल है आज की डेट में. Marketing focused blog should bring together all other facts of web marketing such as email, content marketing, online education, SEO, online public relations, social media marketing and so on. The best feature of any blogging tool is that it allows readers to post their own comments. In most cases, the conversions on a blog is between all the readers rather than just the bloggers and one reader. तो कमेंट जब हम लोग कोई अपनी ब्लॉगिंग साइट बनाते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट होते हैं. प्राइवेट का मतलब ये होगा कि आपने जो भी कमेंट किया वो सबको पब्लिक नहीं होगा, पहले मेरे पास आएगा जिसको मैं रिव्यू करूँगा कि मुझे सबके सामने वो शेयर करना है या नहीं. या कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर सीधे पब्लिक हो जाती हैं, जैसे गूगल के ऊपर अगर कोई रिव्यू किसी ने डाला तो वो पब्लिक है, ठीक है. वो ऐसा नहीं किसी साइट ओनर को दिखाई दे रहा है, वो साइट ओनर और एंड यूजर सभी को दिखाई देगा आपका. Businesses populate their blogs with content relevant to their audience, often sharing information about other blogs or websites which their blogs reader might like. Potential customers are most likely to land on an organization's blogs even before visiting the company website. Publishing latest happenings and events on blogs generate more web traffic, and search engines index blogs faster than other web pages and present the latest post in the blog in a blog as the top result listing. See, वेबसाइट जब डिज़ाइन होता है और जब हम लोग उसको गूगल में इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तब तो वो आपको टॉप पर दिखाई देगा, बट ओवर द पीरियड क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो कंटेंट पुराना होता जाएगा ना, वो रैंक में टॉप पर नहीं रहेगा. अब ब्लॉगिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वीक में 2 टाइम्स या फिर 1 टाइम अगर आप गूगल को नया कंटेंट अपनी वेबसाइट से देते रहोगे तो क्या रहेगा, आपका कंटेंट जो है ना वो अप टू डेट रहेगा, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पर रैंक अपना मेंटेन रखेगी. तो वेबसाइट का लैंडिंग पेज जो होता है वो अपना एक अलग रोल प्ले करता है और जो वेबसाइट का ब्लॉगिंग कंटेंट होता है वो अपना एक अलग रोल प्ले करता है. अदरवाइज क्या होगा कि आप अपनी पोजीशन को लूज करना स्टार्ट करोगे और आपका कॉम्पिटिटर आपको रिप्लेस करके आपकी उस रैंक को ग्रैब करेगा. दैट्स वाई आज की जितनी भी नंबर ऑफ वेबसाइट्स आप देखोगे सभी में आपको ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेगा. और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो इतनी भी आज की डेट में अवेलेबल है सभी ने यूट्यूब वगैरह पर भी अपना कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, ताकि जब कोई इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कोई लिवास्तु सर्च करके दिखाया तो उनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी विजिबल हो रहे हैं, ठीक है. ब्लॉगिंग इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स. The technical mode of blogging tools make it possible for bloggers to easily organize the content, enabling to create a robust user experience. The programming of blogs is very clean, that enables recurrent content posting and creating many links in the published content, resulting in increased chances to get into top search result. A well-moderated, professionally managed blog effectively creates relationship, communicates relevant information, enhances visibility, and leverages the sales figure. Bringing in millions of new posts daily, blogs are fast becoming the main source of latest news for a large online audience. अब देखो, एक न्यूज़ की भी अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से ब्लॉगिंग ही होता है. यहाँ से मैं इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ और ये हमने यहाँ से किया कॉपी. अब ध्यान से देखिए, क्या इसमें कहीं ANI का जिक्र है इस लाइन में? नहीं है ना. ठीक
सर्च करेंगे। तो देखो ट्रिब्यून ने इसको आर्टिकल को पोस्ट किया है, उसके बाद कौन आ रहा है, ANI। कितनी देर पहले पोस्ट हुआ आर्टिकल, 22 मिनट्स अगो, ठीक है। 19 मिनट पहले ट्रिब्यून ने इसको पोस्ट किया है, 22 मिनट्स बिफोर ANI ने इसको पोस्ट किया है। अब यही पार्ट अगर हम लोग यहाँ आकर देखते हैं, ठीक है, क्या टाइम था 9:17, अभी क्या टाइम हो रहा है 9:39। देख लो इतना फास्ट इंडेक्सिंग हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ डेटा हमने लिखा और गूगल में रैंक भी करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपका डेटा फ्रिक्वेंटली अपडेट होता रहेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपके जो बॉट्स होते हैं, जो एल्गोरिदम्स होते हैं, वो फटाफट से डेटा को इंडेक्स कराते जाते हैं और एंड यूज़र को दिखाते हैं। तो न्यूज़ पोर्टल के केस में क्या होता है, गूगल का अपना एक अलग साइट मैप बनता है न्यूज़ के नाम से, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ लिखते हैं robot.txt, तो यहाँ आप देखेंगे क्या लिखा रहा है, गूगल न्यूज़ साइट मैप.xml, जिसकी वजह से इतना फास्ट हो जाता है। एक है नॉर्मल साइट मैप और एक है गूगल न्यूज़, यानी कि जो भी हम लोग यहाँ न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं वो गूगल में भी जा रही है, जिसकी वजह से गूगल उसको इमीडिएट ऑनलाइन दिखा पा रहे हैं सभी को। तो देखते हो फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ फीड आती रहती है, उसमें न्यूज़ अलग अलग सोर्सेस होती है, कभी भी सेम एक सोर्स से नहीं होती न्यूज़ आपके पास। वो NDTV भी हो सकता है, वो टाइम्स भी हो सकता है, वो हिंदुस्तान टाइम्स भी हो सकता है, द हिंदू भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो जिसका कंटेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और जिसने सबसे पहले पोस्ट किया होगा, उसी के कंटेंट को गूगल फिर एंड यूज़र के फीड में डाल देता है। तो जैसे एंड्रॉयड के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग बिल्कुल लेफ्ट में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फीड आती रहती है न्यूज़ वगैरह की इसके अंदर। बात करेंगे फ्री ब्लॉग्स वर्सेस होस्टिंग ऑन ब्लॉग्स। फ्री ब्लॉग्स यानी कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ जाके अपना एक नेम डिफाइन करते हैं और अपना ब्लॉग बना लेते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर लोग जाके अपने वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, पहले youtube.com/ आपका नेम होगा। अब अगर हमारा अपना खुद का ऑन डोमेन होगा तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट हम अपने नाम से डोमेन बुक करेंगे और उस पर अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। दोनों के अपने कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसको ज़रा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे अ बिजनेस कैन ईदर होस्ट अ ब्लॉग ऑन इट्स ऑन वेबसाइट और यूज़ अ फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट। फ्री ब्लॉग साइट्स प्रॉज। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट इज़ दैट नो कॉस्ट आर इन्वॉल्व, क्योंकि फ्री है, आपने बस जाना है, साइन अप करना है और वहाँ पर जाके अपना एक नेम चूज़ करना है और ब्लॉगिंग उसमें आपने स्टार्ट कर देना है। The time and effort required to create a blog using free blog sites such as blogger.com or blogspot.com is very minimal. A blog can be created within some minutes. जैसे गूगल का आता है blogspot। ये गूगल का अपना ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पब्लिश योर पैशंस योर वे, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजीली, दिखा रहे हैं पर स्टेटमेंट। तो बस आपने अपनी जीमेल के अकाउंट से लॉगिन कर लेना है और आप उसके ऊपर ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही wordpress.com आता है, यहाँ पर भी आप जाके अपना जो ब्लॉगिंग साइट है वो बना सकते हैं। बस आपने लॉगिन करना है और अपना ब्लॉग बनाना शुरू कीजिए। इसी तरह से विक्स एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर जाकर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इसमें भी आपका सेम काम होगा। इसी तरह से एक और प्लेटफॉर्म आता है जिसका नेम होता है डूडा। इस पर भी आप लाइव जाकर सीधे अपनी वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। वो डिपेंड करता है ब्लॉगिंग क्या बनाना चाह रहे हो या किस के ऊपर आप बनाना चाह रहे हो। ऐसे सो मैनी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मैंने कुछ फेमस पॉपुलर आपको नेम बता दिए, ठीक है। The ease of use offered by free blog sites bring the power of blogging even to the hands on novices. अब हम इसके डिसएडवांटेज यानी कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। The blog's web address includes the name of free blog site which may not be easy to convey to or register with customer। अब जैसे क्या होता है, जब आप फेसबुक वगैरह पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना कोई नेम माइंडसेट में लेके जाते हो, वो
रेयर होता है मिल जाए। ज़्यादातर और लोग पहले से अवेलेबल है, उन्होंने वो नेम यूज़ कर रखे हैं। ऐसे ही जब आप ब्लॉगिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पर नेम चलो मिल भी गया, लेकिन साथ में उस डोमेन का नेम भी ऐड हो जाता है। जैसे तो ये कभी मैंने अपना एक डोमेन बनाया था इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं ब्लॉग स्पॉट लिखा है इसमें। तो इस तरह से कुछ हमने कंटेंट यहाँ पर पोस्ट किया था ताकि जब स्टूडेंट कभी इंटरव्यू अगर के लिए जाए तो फटाफट से वो देख पाए व्हाट इज HTML5। तो आप देख सकते हैं December 13 को हमने पोस्ट किया था, और अगर एग्जैक्ट डेट अभी मिलेगी तो 2013 को हमने डाला था। तो ऑलमोस्ट 13 साल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये सारा कंटेंट तब का डला हुआ है। तो जैसे कि एग्जांपल है कि आपको प्योर अपना नेम नहीं मिलेगा, आपको साथ में डोमेन को भी लेके चलना पड़ेगा उसमें। बट अगर हमारा खुद का होगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, सीधे .com या .in जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हो। अब ब्लॉगिंग साइट के ऊपर कंटेंट डालने का बेनिफिट क्या होता है? अगर आप अपने डोमेन पर ट्रैफिक ला पाते हो तो आपका ये मोनेटाइज होता है, ठीक है, और आप इसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। Free blog sites provide only few basic templates for free, and better templates with advanced features requires premium and costly customizations. Conformance to blog sites policies is an important factor. If blog sites manager consider your content or blog against their policies, they can either shut down your blog or deny access to it. तो जैसे YouTube पर देखते हो कुछ हम लोग वायलेशन कर देते हैं उसकी पॉलिसी का, तो आपका वीडियो रिमूव कर दिया जाता है। मतलब वो रहता है आपके अकाउंट में ही है, बट वो एंड दुनिया को पब्लिक नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें, तो इसी तरह से कंटेंट जब हम लोग किसी फ्री ब्लॉगिंग साइट के ऊपर लिखते हैं तो उसका प्रॉपर एक रिव्यू किया जाता है कि भाई ये लाइव जाना चाहिए कि या नहीं, या अगर चला भी गया तो वो ओवर द टाइम बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, कि भाई जब सिक्योरिटी चेक होगा पता चला भी कि आपने कुछ फॉल्स डाला हुआ है डेटा। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं आज की डेट में, उन्हें पता है कि नया कंटेंट क्या डालें, तो ऐसा तो कुछ आइडिया है नहीं, तो वो क्या करते हैं इधर उधर देखेंगे, कुछ न्यूज़ मिलेंगी, उनको अपना खुद का न्यूज़ पोर्टल बनाया और उस पर न्यूज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर और पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या आता है उन्हें जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे भी डोमेन का नाम याद नहीं आ रहा तो उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, बट हमारी स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। तो उसने क्या किया कि टेक के ऊपर बेसिकली एक वेबसाइट बनाई अपनी, यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और उसके ऊपर वो नए नए फ़ोन कौन से आ रहे हैं, क्या क्या नए नए गैजेट्स हैं, उससे रिलेटेड वो लिखना पसंद करता था। तो अब डेटा डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेगा, तो उसी को थोड़ा बहुत चेंज किया और अपना पब्लिश किया। तो जयपुर से ही था वो बेसिकली, शहजाद एंड एक और बच्चा था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो इस तरह से 2 बच्चे थे, तो वो अपनी ही वेबसाइट अपनी रन करते थे। और उसके अंदर ये देखिए कि विद इन अ ईयर जब उनका वो गूगल एडसेंस में अप्रूव हो गया पेज, तो आराम से 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ की उनकी इनकम जो है वहाँ से वेबसाइट से स्टार्ट हो गई थी। हाँ, तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, और वो डेली 5 से 10 न्यूज़ अपनी पोस्ट किया करते थे उस तरह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक बात करते हैं speedtest.net, ये एक वेबसाइट है। अब ये दुनिया को फ्री में इस वेबसाइट आपकी इंटरनेट की स्पीड चेक कराता है, बट इसको बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसको सिर्फ इस चीज़ से आता है जो लेफ्ट राइट में एड्स लोड होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐड दिखा तो भी पैसा मिल रहा है, अगर क्लिक हुआ तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा इसको। तो ये होती है अर्निंग बेसिकली। क्या होता है कि आपका डोमेन की लाइफ होनी चाहिए, मतलब पुराना होना चाहिए, एकदम न्यू डोमेन जैसा आज खरीदा और ऐड आ जाएगा ऐसा नहीं होता, प्लस आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं उस केस में फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं गूगल एडसेंस में। तो एक प्लेटफॉर्म आता है गूगल का, गूगल एडसेंस। थोड़ा कंप्यूटर हैंग चल रहा है, ये देखिए। तो ये होता है प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाके आप गूगल में पार्टिसिपेट करते हैं एडसेंस के अंदर। ठीक है, क्या लिखा रहा है? आप बस कंटेंट बनाइए, कमाई करने में हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये गूगल का अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके
यूट्यूब से आप यूट्यूब के ऊपर करते हो, गूगल एडसेंस आपके खुद के डोमेन के ऊपर भी चल सकता है। अब जैसे यूट्यूब पे तो अपना आप ही आएगा। यूट्यूब पे आपको बस उस यूट्यूब की जो कंडीशन है फॉलोवर्स और वॉच टाइम वो पूरा कर दो, ऑटोमेटिक। अब जैसे आज तक की वेबसाइट है, आज तक की वेबसाइट पर इनको फ्री में न्यूज़ दिखा के क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्यों चला रहे हैं? कुछ तो पर्पज़ होगा ना। तो यहाँ से जैसे मैं इस पर जाके ऐड अगर पॉज कर देता हूँ, पॉज ऑन दिस साइट, अब देखो एडवर्टीजमेंट लिखा रहा है। अब ये ऐड इनका खुद का भी हो सकता है या फिर एड्स फ्रॉम गूगल भी हो सकता है। देखो ये गूगल का ऐड है। तो इस वेबसाइट की अर्निंग का सोर्स क्या है? ये पोर्टल कैसे चल रहा है, या जो राइटर्स पे कंटेंट लिख रहे हैं उनकी सैलरी कहाँ से निकल रही है? वो इन एड्स के थ्रू निकलती है। समझ गए? अब ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से इसको ऐड का पैसा मिल रहा है। अगर यहाँ पर भी गूगल लिखा होता तो एक अलग चीज़ थी। अब जब यहाँ पर ये लोग अपना ऐड दिखाते हैं इस तरह से, 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं ऐड दिखाने का इस जगह पर। बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। अब ये देखो, एक वेबसाइट होती है मीडिया एंड, ठीक है। आपको ऐड चलाना है, कहाँ चलाना है ये बताओ। एयरपोर्ट, सिनेमा, डिजिटल, इन्फ्लुएंसर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, हाइपर लोकल, बीटीएल, ठीक है। तो एटीएल बीटीएल नाम सुना होगा आपने। आउटडोर, रेडियो, स्पोर्ट्स, टेलीविज़न, सीटीवी एंड डिजिटल पीआर। मैं कहता हूँ भाई हमें डिजिटल करना है, तो डिजिटल यानी कि जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए उसकी बात आ गई। तो क्या लिखा रहा है, जैसे जियो हॉटस्टार पर अगर आप अपना कोई ऐड दिखाना चाहते हो तो 300 मिलियन मंथली यूनिक यूजर्स हैं इनके। जियो हॉटस्टार का ये कहना है 1 लाख रुपए मिनिमम लेकर आओगे तब ऐड चलेगा। मिनिमम 1 लाख रुपए। कितने टाइम के लिए वो डिपेंड करेगा कि आपका ऐड कितना लेंदी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह से यूट्यूब, कम से कम 1000 रुपीज़ मिनिमम स्पेंड करोगे तब जाके आपको कुछ बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूज़, वॉच टाइम इंक्रीज होगा। फेसबुक मिनिमम 10,000। जियो सावन 3 लाख रुपए दोगे तब जाके इस पर ऐड आते हैं, ठीक है। तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है मॉडल, लेकिन काफ़ी नहीं। अब जैसे काफ़ी लोग इस पर स्पेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक अलग पार्ट है। देखो कई बार देखो बेनिफिट कहाँ आता है, जहाँ अनस्किपेबल ऐड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली माइलेज। अब जैसे यूट्यूब का अगर आप देखो, म्यूज़िक आता है एक प्लेटफॉर्म, फ़ोन में अगर आप म्यूज़िक चला रहे हो तो आपको स्क्रीन अप ही रखना पड़ेगा, तभी आप तो चला पाओगे। अगर आपने मिनिमाइज़ कर दिया, लॉक कर दिया तो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका पेड मॉडल ख़रीद लेते हो तो आपका ऐप बंद भी कर दो, मिनिमाइज़ कर दो, बिल्कुल एक ऑडियो प्लेयर की तरह वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक अपना प्ले रखता है उस चीज़ के लिए। तो हर एक प्लेटफॉर्म के अपने अपने ट्रैफिक्स हैं। इसी वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा है कि किसके पास कितना ट्रैफिक है। जैसे टाटा आईपीएल ऑन जियो हॉटस्टार, इसका कोई अभी डेटा नहीं, जब होता है तभी आता है। डेली हंट काफ़ी फेमस है, 360 मिलियन मंथली यूनिक यूज़र्स हैं इनके पास। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से पता चल जाता है कहाँ ऐड चलाना चाहिए, जहाँ से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसमें भी तो लिंक तुमने सेंड किया हुआ है। अच्छा, बात करते हैं होस्टिंग अ ब्लॉग ऑन योर ओन डोमेन, ठीक है। हमने अपना एक डोमेन और होस्टिंग बाय किया और उसके ऊपर हम लोग अपनी कोई ब्लॉगिंग साइट्स को लाइव लेकर आते हैं। इट इज़ नॉट रियली कॉस्टली टू होस्ट अ ब्लॉग ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑन डोमेन। मैनी फ्री ब्लॉग tools such as WordPress offers the blogging technology that can be integrated on your own web servers. Having a hosted domain creates a better user experience, efficient website management and increased brand loyalty. तो ये तो बेनिफिट्स हो गए। अब अगर आप अपना खुद का कोई डोमेन
बाय करते हो और उसके ऊपर आप अपना ब्लॉग लाइव लेकर जाते हो, प्रॉब्लम क्या है कि आपका डोमेन इतना पॉपुलर नहीं होगा। अब जैसे अगर किसी से वन वर्ड में पूछा जाए भाई ऑनलाइन अगर वीडियो देखना है तो कहाँ जाओगे फ्री में, तो वो यूट्यूब कहेगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और यूट्यूब पर अगर हम लोग अपना कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे को वहाँ से ऑडियंस ऑटोमेटिकली मिल जाए देखने के लिए, अगर वो रिलेवेंट है तो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई और मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने वहाँ पर लिस्ट किए हुए, तो क्या गारंटी कि लोग आपके वेबसाइट पर पहुँच के प्रोडक्ट खरीद लेंगे। बट जब हम लोग अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के ऊपर, तो आपके पास बायर सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के ट्रस्ट करने वाले एंड यूज़र बहुत सारे हैं। तो जब हम लोग सामान खरीदते हम ये नहीं देखते कि किस मैन्युफैक्चरर या किस सेलर ने वहाँ पर डाला उसको, हम ये देखते हैं कि कितना जल्दी हमारे पास पहुँचेगा और उसके ऊपर रिफ़ंड कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, हम ये देखते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो न्यू कमर्स है उसको भी एक अच्छा मौका मिल जाता है। अब न्यू कमर्स को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, उसको अपनी पैकेजिंग के अंदर कुछ इस तरह के कार्ड्स वगैरह डेफिनेटली डालने चाहिए कि अगर आप मेरी वेबसाइट से आके खरीदते हो तो आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छा है तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ शिफ्ट होंगे। देखो मार्केटिंग के अंदर सिंपल सी एक बहुत वन वर्ड में बढ़िया लाइन कही हुई है, अगर आप एक चलता फिरता प्रोडक्ट बनाओगे तो आप डेली नया कस्टमर ढूंढोगे, और अगर आप एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाओगे तो कस्टमर आपको ढूंढेगा। दिस इज़ अ डिफरेंस। अब जैसे आप एग्जांपल ऐसा समझो कि जैसे बहुत सारे मॉल्स में एक स्टोर होता है 99 स्टोर, वहाँ चीज़ें तो आपको दिखेंगी, बढ़िया भी लगेंगी, बजट में भी मिलेंगी, लेकिन उसकी लाइफ स्पैन बड़ी कम होती है। और वहीं अगर आप किसी ब्रांड का लेने जाओगे वो आपको बड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन उसका लाइफ स्पैन जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो जिनको क्वालिटी में बिलीव है, जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद है, वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं, और जिनको चलता फिरता वाला चाहिए वो फिर उस तरफ जाएंगे। अब जैसे आईफोन के कवर की अगर हम लोग बात करें एग्जांपल के लिए, 100 रुपये का भी आता है, 2000 रुपये का भी आता है, और आईफोन अगर बेचा तो और भी महंगा आता है। क्वालिटी में कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो 100 रुपये वाला 150 वाला आप सिलिकॉन वाला लेके आ जाओगे नाम के लिए, वो पता चला 2.5-3 महीने में फिर येलो होना स्टार्ट हो रहा है। वहीं पर एक ब्रांड आता है जो क्लेम करता है कि भाई अगर हो जाए येलो पूरा पैसा वापस है, कभी भी अक्खा लाइफ में। अभी एक हाल फिलहाल में एक ब्रांड इंट्रोड्यूस है जिसने इस चीज़ को क्लेम किया कि आईफोन से भी खरीदोगे उसका भी पीला हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, हमने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे होस्टिंग ब्लॉग के प्रोस क्या हैं। होस्टिंग अ ब्लॉग ऑन डोमेन creates a meaningful link between blog and the product brand. Hosted blog creates more number of indexed pages and presenting and appealing and user friendly web address for the blog. अब user friendly web address क्या होता है, जैसे आपका जो भी नेम है .com .in ठीक है डायरेक्ट, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया अपना वाला, उसका आगे blogspot.com लिखा आ रहा है तो आपको क्लियर आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है जब आप किसी उस पे जाते हो शेयर होस्टिंग वाले में। हैविंग अ होस्टेड ब्लॉग अलाउज कंप्लीट फ्रीडम टू कस्टमाइज द ब्लॉग डिज़ाइन। जैसे वर्डप्रेस में अगर हमने अपना ब्लॉग बना के होस्ट किया है, हम जब चाहें उसकी थीम को, उसके लुक एंड फील को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट फ्री वाले में लिमिटेड टेम्पलेट होते हैं जहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस नहीं कर सकते हो। इट ऑल्सो गिव्स ईज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लॉग pages, modify look and feel and give better placement. अब hosted blog के disadvantages क्या क्या है? Regardless of number of bloggers, the blog resides on the company domain. अब मान लीजिए कि भाई arenaanimationindia.com एक डोमेन है, ठीक है, और उस पर हम लोग कोई आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको पब्लिसिटी नहीं दोगे, जैसे कि आपने उसके लिए ऐड वगैरह अगर रन नहीं किया, तो बाकी लोग वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। तो आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फ्री वाले में ये काम करते तो आपको विजिटर लाने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाना। अगर आपका पोस्ट किया हुआ ब्लॉग आर्टिकल
टेक कैटेगरी के अंडर फॉल होता है तो टेक के कस्टमर अपने आप आपको मिल जाएंगे जो रीडर्स हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी में लैंड होता है तो स्पोर्ट्स के आपको व्यूअर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। लेकिन सेल्फ होस्टिंग वाले में ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको उस तरह के विजिटर्स को लाना पड़ेगा ट्रैक करके। उसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। आपको अपने आर्टिकल को सोशल मीडिया पर भी जाके डालना पड़ेगा ताकि लोग वहाँ देखें और फिर इनबाउंड हो जाए आपके पेज के ऊपर। सम ऑर्गेनाइजेशंस मे नॉट प्रेफर टू हैव द ब्लॉगर्स पर्सनल ओपिनियन टू रिलेट डायरेक्टली विद देयर ब्रांड। An intense relation between company website and blog may be taken as a downside by the market. समरी वही है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में। हम नेक्स्ट टॉपिक तरफ मूव करेंगे, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम लोग इन शॉर्ट SMM के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके सो मैनी डिफरेंट हैंडल्स होंगे, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, और ये नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। अगर हम लोग आज की डेट में यहाँ पर सर्च करें प्लेटफॉर्म्स, तो आप यहाँ देखेंगे सो मैनी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ को हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पर फेसबुक हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? मेटा के इसमें, है ना। यूट्यूब गूगल का हो गया, लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, स्नैपचैट को भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ट्विटर आपका एक्स कंपनी के अंडर में चला गया, रेडिट आपका यहाँ अवेलेबल है, पिंटरेस्ट, टिकटॉक इंडिया में बैन है बट अदर सभी जगह पर यूज़ हो रहा है। टेलीग्राम यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। हाँ, कमबैक की बात चल रही है। हाँ, वीचैट काफ़ी फेमस हुआ था बट व्हाट्सएप के आगे ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप ने ऐसा पब्लिसिटी गेन किया कि मतलब उसको अभी तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। व्हाट्सएप को अब ससुड़ी, अगर इसका हम लोग केस स्टडी उठा के देखें व्हाट्सएप के बारे में भी, व्हाट्सएप को जब तक मेटा ने अपने उसमें नहीं लिया था तब तक ये मार्केट में एक एनोनिमस था। इसका किसी को नहीं पता था ये किसका है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कल को कुछ हो जाए तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ दरवाज़ा खटखटाना है कि भाई हमारे साथ कुछ स्कैम हो गया, कुछ नहीं था। सोचिए जहाँ से चल रहा था वो सर्वर भी एनोनिमस था, जिसने डाला वो भी एनोनिमस था, और बाद में इसको पकड़ के फेसबुक ने अपना एक नाम दिया ताकि मेटा के अंडर में आए, और तब से जाके इसके ऊपर अब बहुत सारे एक्शंस आप देख पा रहे होंगे। नहीं तो बीच में क्या था, जब तक ये किसी के पास रिटन फॉर्म में नहीं था, ग्रुप्स अननेसेसरी बन रहे थे, लोग ऐड कर रहे थे, पॉलिसी सही नहीं थी इसके अंदर, और फेमस इतना ज़्यादा था कि पॉलिटिशियन भी यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर ही इंडिया में ही दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई गई, व्हाट्सएप आज के में हर कोई चला रहा है कौन इसका ओनर फाउंडर पता तो चले, वो किसी के पास आंसर ही नहीं है। तो क्यों गूगल को यहाँ ऑफिस बनाना पड़ता है या फेसबुक को ऑफिस रखना पड़ता है कि भाई कल को इस कॉन्टिनेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम जाके उस चीज़ के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। ये भी अभी आप फेमस देख रहे हैं, ऐसे न जाने कितने और प्लेटफॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ कंट्री स्पेसिफिक है कि वहीं चलते हैं। So social media marketing is a process of increasing the web traffic or visitors with the help of social media sites. Social media marketing plans focus on creating content which catches the eyes of users such that they share it with their groups through social network. अब जैसे WhatsApp में ग्रुप होता है ना, वैसे हम लोग Facebook में भी ग्रुप बना सकते हैं, और ग्रुप को भी हम लोग पब्लिक और प्राइवेट बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप ऑडियंस को लाके जोड़ सकते हो और ऑर्गेनिक मार्केटिंग आप वहाँ से कर सकते हो बिना किसी पेड एक्टिविटी के। सोशल प्लेटफॉर्म्स सच एज ब्लॉग्स, लिंक्डइन, ट्विटर एंड फेसबुक आर बिकमिंग इंस्ट्रूमेंटल इन डिसीजन मेकिंग। With the growth of social networks grows the strength of electronic word of mouth to channelize the way consumers talk about a product, brand or company. How social media supports growth? Social media has growing to be the most popular online media as it lets user connect with other users virtually
टू फॉर्म पर्सनल और बिजनेस रिलेशनशिप। अब जब तक अगर हम लोग बात करें कि मोबाइल फ़ोन्स या फिर अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल जो हमारे चैनल्स हैं, पहले इंट्रैक्शन बहुत मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। तो अगर हम लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल उसमें जाएं कि मान लो कि मुझे अपनी फैमिली में कुछ इन्फॉर्म करना और मैं दिल्ली जैसी जगह में रहता हूँ, तो एक ही तरीका होता था कि आप लेटर लिखो। कॉल हर किसी के लिए उतना फिजिबल नहीं होता था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे चीज़ें पॉसिबल हुई। आपके पहले लैंडलाइन चले, लैंडलाइन से फिर मोबाइल फ़ोन की तरफ जर्नी स्टार्ट हुई, तो कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान हो गया, है ना। क्योंकि कॉल इमीडिएट मिल सकता था, लेटर किसी को रिसीव होने में 2 से 3 दिन का मिनिमम टाइम लगता था। बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है तो उस कंडीशन में 1 वीक भी लग जाया करता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको साधन तो चाहिए ना। तो डिजिटल मीडिया ने क्या किया, ये हमारे चीज़ों को बहुत अच्छे से अनलॉक किया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब देखो, फेसबुक जो ग्रो होना स्टार्ट हुआ वो दौर था 2005 से लेकर 2007-8 के बीच का, और 2010 तक आते आते फेसबुक ने बहुत बढ़िया से अपना मार्केट एक्वायर कर लिया था। और गूगल का एक बहुत फेमस प्रोडक्ट हुआ करता था ऑर्कुट, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसको गूगल को शट डाउन करना पड़ गया। उन्हें दिखाई दे गया कि भाई हम इस डोमेन से कुछ अलग ट्राई करते हैं, क्योंकि फेसबुक ने बहुत अच्छा कर लिया था। क्योंकि ऑर्कुट में इमेज पोस्टिंग, वीडियो पोस्टिंग, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। दूसरा, इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, फेसबुक ने ऑनलाइन गेमिंग अपने प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया। आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर, मान लो कि आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन यूज़र को आप कैसे होल्ड करते हो, तो उन्होंने ऑनलाइन गेम खिलाना स्टार्ट किया लोगों को। वहाँ पर आप जाओ, लाइव गेम इंस्टॉल कर लो फेसबुक में और यूज़ करो। और उसमें भी गेमिंग के अंदर भी क्या था कि हम मिलकर खेल सकते हैं। जैसे एक बहुत फेमस गेम जो फेसबुक का बना एक टाइम पर, दैट इज़ अ फार्म विलेज। ये गेम हुआ करता था, ठीक है। तो ये देख रहे 2009, इस गेम के लिए लोगों में ऐसी एडिक्शन डेवलप हुई कि लोग ना जाने रातों को बैठ बैठ के साइबर कैफ़े में जा के फार्मिंग किया करते थे, डिजिटल फार्मिंग। और ये फार्मिंग का इस तरह से क्रेज़ था लोगों में। अच्छा, ये लोगों को कैसे वो करते थे कि अगर आप फार्मिंग करोगे तो आपको वो मिलते, रिवॉर्ड्स मिलते थे। अब रिवॉर्ड्स मिलते थे तो आप अपना एरिया एक्सपेंड कर सकते थे इसके अंदर। तो जैसे एक टाइम था फेसबुक के अंदर, लोगों में कंपटीशन क्या था कि मेरे कनेक्शंस कितने हैं, मेरे 800 कनेक्शन है, 8000 कनेक्शंस हैं। वैसे ही इस गेम के अंदर भी हुआ करता था। तो इस गेम से क्या हुआ, जब ये फ्री में अवेलेबल था तो ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड हुए इस प्लेटफॉर्म, तब लोग अट्रैक्ट हुए सबको ऑनलाइन में। जैसे अगर और हम लोग थोड़ा पीछे जाएँ तो जब इंटरनेट को लोग अपनी रिसर्च के लिए यूज़ नहीं करते थे, हमारे यहाँ पर तो एक याहू का एक आता था चैट रूम, याहू मैसेंजर। लोग मैसेंजर रूम में घुसा करते थे, कहीं भी अनोनिमस किसी को भी कॉल मिलाया, अपना बात करके अपना टाइम वेस्ट करते थे, ठीक है। वैसे कुछ इन्होंने भी उस तरह से, लेकिन इन्होंने इसका मॉडर्न जो लुक था वो लोगों के सामने रखा। अब फार्मिंग के लिए लोगों में इतना एडिक्शन क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने हार्वेस्ट नहीं किया ताकि पूरी जो हार्वेस्ट है वो ख़राब हो जाएगी, तो लोगों को हार्वेस्ट करना पड़ता है। लोग अलार्म लगा लगा के लोग इस पर काम किया करते थे। फिर धीरे धीरे इसका लोगों में भूत होता है 2014-15 आते आते, और ये धीरे धीरे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ फिर। और इसी के ऊपर आप देखोगे तो बहुत सारे गेम बने हुए हैं। अगर आप फ़ोन्स में देखते हो कई बार ऐड आते हैं जिसमें लोग फोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, पूरी आर्मी बना रहे हैं अपनी, दुनिया जाने किस तरह के ऐसे गेम बने हैं। सो ये हमने देख लिया। Organizations can use various tools to converse with, educate and share relevant information promptly to the current and future customer. Some of these tools include blogging sites, microblogging sites. ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग में क्या डिफरेंस होता है? माइक्रो ब्लॉगिंग में हम लोग बहुत छोटे छोटे आर्टिकल पोस्ट करते हैं। जैसे ट्विटर की भी अगर बात की जाए तो ट्विटर को बनाया गया था जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ट्वीट। ट्वीट यानी कि बहुत शॉर्ट मैसेजेस, 150 वर्ड के कैरेक्टर के हम लोग वहाँ पर मैसेज पोस्ट किया करते थे। ऐसी माइक्रो ब्लॉगिंग होती है जहाँ पर बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं होता, छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं। तो वर्डप्रेस जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए ही था, ठीक है। ब्लॉगिंग साइट्स जहाँ पर प्रॉपर फुल लेंथ आर्टिकल हमें देखने के लिए मिलते हैं।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स, पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग मीन्स इंटरनेट रेडियो, ठीक है। अब जैसे फ़ोन में एफएम चलता है, एफएम चलता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, और जो पॉडकास्टिंग होता है वो ओवर द इंटरनेट काम करता है। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो वैसे 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, यूट्यूब ने भी अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप यूट्यूब में लॉग इन करोगे और अगर आप क्रिएटर स्टूडियो में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक फीचर मिल जाएगा पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के बाद यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस किया था पोस्ट के नाम से फीचर एक। तो पॉडकास्ट को लेके ये मिथ मत रखिएगा कि पॉडकास्ट सिर्फ ऑडियो बेस्ड होता है। पॉडकास्ट वीडियो बेस्ड भी हो सकता है, पॉडकास्ट ओनली ऑडियो बेस्ड भी हो सकता है। तो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, जैसे कि सॉन्ग्स के जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, ये सब आपके ऑडियो प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। पॉडकास्ट को भी इंट्रोड्यूस सबसे पहले नोकिया ने किया था, लेकिन नोकिया के दौर में लोग उसको कभी यूज़ ही नहीं करते थे, पता ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं था पॉडकास्ट होता क्या है। तो अगर हम लोग देखें, शायद अगर नोकिया का फ़ोन घर में कभी किसी के पास रहा हो, आइकन्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्ट मैं आपको आइकन दिखाता हूँ, इस तरह का आता था, ठीक है। तो ये होता था बेसिकली पॉडकास्ट। तो बेसिकली ये माइक था, हाँ। तो लेकिन उससे भी होता था, वैसे भी हो जाया करता था, हाँ। तो लुमिया के से पहले भी था, जैसे मैंने 5800 एक्सप्रेस म्यूज़िक यूज़ किया था, दैट टाइम काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन हुआ करता था उनका, 2009-10 की अगर हम लोग बात करें। तो पॉडकास्ट मैंने तब फर्स्ट टाइम वहाँ एक्सपीरियंस किया था, और ये इंटरनेट की हेल्प से चलता था, ठीक है। तो दैट टाइम हमारे यहाँ पर नेट जो था वो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता था, GPRS के फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ किया करते थे, हाँ। वीडियो एंड फोटो शेयरिंग साइट्स, जैसे कि आइसोस्टॉक, इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर हम लोग अपना शटर स्टॉक, जहाँ पर हम लोग अपना डेटा शेयर करते हैं। तो स्टॉक फुटेज यहाँ पर हमें मिल जाती है। तो स्टॉक इमेजेस, रॉयल्टी फ्री इमेजेस, आप यहाँ से मेंबरशिप वगैरह लेकर यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे बहुत अच्छे आप फोटोग्राफर हो, डिज़ाइनर हो, तो आप अपना अकाउंट बनाकर यहाँ पर आर्ट वर्क अपना लाइव कर दो, और उसके बाद लोग अगर वहाँ से बाय करते हैं, आपके आर्ट वर्क को डाउनलोड करते हैं, तो आपको उसका एक कमीशन मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से शटर स्टॉक आता है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो क्या है ना कि थ्योरी क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स अगर हमने डायरेक्ट पढ़ लिया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हमें हर एक चीज़ का बेनिफिट या पर्पस पता होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप सीधे प्रैक्टिकल जाओगे तो क्या ऐड बनाने में कितना देर लगता है, हार्डली 5 से 10 मिनट। लो जी, गूगल ऐड हो गया, ये फेसबुक ऐड हो गया। पर्पस क्या है, कहाँ यूज़ करना है, अभी तो इनकी इन डेप्थ आपको और पढ़नी है थ्योरी। फेसबुक की अलग, इंस्टाग्राम की अलग, लिंक्डइन की अलग, नहीं तो आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा, चैनलाइज कैसे करोगे आप चीज़ों को। एंड इवेंट कोऑर्डिनेशन एप्लीकेशंस या फिर प्रोडक्ट रिव्यू साइट। प्रोडक्ट रिव्यू में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे देखते हो एक साइट आती है मोबाइल के रिव्यू के लिए, मैं नाम बोला उसका, GSM 360 करके कुछ आती थी, मोबाइल फोन्स, GSM एरिना सर, गैजेट 360। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट्स होती है। हाँ बहुत पुरानी, ये भी GSM एरिना बहुत पुरानी है। तो बेसिकली क्या है कि ये वेबसाइट इतनी सही है कि आपको एक तो मॉडल टू मॉडल आपको एकदम कंपैरिजन दिखा देंगे, डीप डाइव, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को लेके लोग गलत मिथ फैला देते हैं मार्केट के अंदर, तो आप यहाँ जाओ, यहाँ पर जाके प्रॉपर आप चेक करो। अपकमिंग डिवाइसेस भी जो होती हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी देखने के लिए, प्रॉपर उनका बेंचमार्क क्या है, हर एक चीज़। इस तरह से गैजेट 360 बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर आप जाके पूरा रिव्यू कर सकते हो चीज़ों को बहुत बढ़िया से।
USP of social media is its ability to facilitate direct communications. Social media is a purely people to people, means P2P marketing rather than B2B and B2C. Social media helps convert a plain information sharing communication into an interactive conversation, enabling organizations to share information, get feedback, and be involved directly with consumers in target markets. Prosumers and consumers who have carried out sufficient research into products or services that they now have a professional level knowledge. In this social media era, prosumers play the central role in creating trending, bending or purging buying habits. Prosumers means जो एड वगैरह जब पोस्ट वगैरह जो प्लान करते हैं यूज़र सेंट्रिक, यानी कि यूज़र के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के. कंज्यूमर्स जो बेसिकली उस डेटा को देखता है, कंज्यूम करता है और उसके बेसिस पर इन्फ्लुएंस होता है, कोई डिसीजन लेता है. The success of any social media marketing plan lies in three verses, namely value, values and voice. So ये V जो 3 V's हैं इसको हमें ध्यान में रखना है. वैल्यू, वैल्यूज एंड वॉइस. वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, it is more important to provide value to readers than just creating crisp content on websites. Look at how you can help consumers better their lives. Content need not be too heavy, but it should be able to hold the visitor onto your page and come to you and you want to. Thus, the first secret is to create value for readers through social media content. अब देखो, जैसे एक मैं केस स्टडी पकड़ता हूँ. लेट्स से आपने अपने घर में एयर कंडीशन बाय किया, या आपने माइक्रोवेव बाय किया, या आपने एक फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बाय किया, किसी भी ब्रांड का. क्या होगा, आपके यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन विजिट ज़रूर होगी, लेकिन जो डेमो देने बंदा आता है वो उतना टेक्निकल नहीं होता. क्यों? क्योंकि उनका काम है सिर्फ इंस्टॉल करके अप्लायंस को अप करके आपको दे देना, लीजिए और अपना यूज़ कीजिए इसको. कभी नहीं समझाएगा वो उसके फीचर्स किस तरह से आपके लिए काम करेंगे, या थोड़ा बहुत एक दो बता देगा, पूरा डिटेल में नहीं समझाएगा. हमारे इंडिया में फ्रंट लोड, टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स यूज़ तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों को उसके सही से यूज़ करने का फीचर ही नहीं पता. प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब इस तरह की वर्कशॉप्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, हर किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता. कुछ का माइंडसेट है, अरे कौन सिखाएगा, सीधे जाओ, इंस्टॉल करो, रखो, सेटअप करा और चला के दे दे, बंदा धीरे धीरे अपने आप सीख लेगा. तो ये आपने एज्यूम किया. हो सकता है किसी के पास पैसा तो था लेकिन उसको नहीं पता उस फीचर के बारे में, या कई बार फीचर्स आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे बाद पता चलते हैं, 1 साल बाद पता, अरे ये भी फीचर इसमें था. तो क्या करना चाहिए, एक तो जो बंदा वहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक तो प्रॉपर उसकी वेल ट्रेनिंग होनी चाहिए. अब उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है तो कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं. तो कंपनी को क्या करना चाहिए, जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपर्ट के साथ वीडियोस बना के लाइव करनी चाहिए, और प्रोडक्ट के ऊपर एक QR कोड लगा दो जिससे वो स्कैन करे और पर्टिकुलर चैनल को विजिट करे जाके, जहाँ से वो पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकता है. जैसे अगर आप देखोगे कार्स के बारे में, जब आप कार लेने जाते हो, शोरूम वाला कभी आपको कार में कुछ नहीं बताएगा. वो बता देगा इसका ये है, इतना बढ़िया है, इतना सेल्स ग्राफ है, रीसेल वैल्यू, ये वो सब बढ़ा देगा, लेकिन इन डेप्थ चीज़ उसकी कभी नहीं बता पाएगा आपको. तो उसके साथ में क्या होता है, मैनुअल होता है पूरा, जहाँ से जाके आप उसके बारे में पूरा पढ़ते हो, कब कब सर्विस करानी, कौन सा पार्ट कितने किलोमीटर्स पर रिप्लेस होगा. शोरूम वालों के पास जब आप वर्कशॉप पर अपनी कार को सर्विस के लिए लेके जाओगे, बोलेंगे सर इसका ये ख़राब है, ये बदलेगा. आपको अगर पता नहीं होगा, आपको हाँ भी सही बोल रहा होगा, बट एक्चुअल में तो लिखा था उसमें 40,000 किलोमीटर पे वो गाड़ी चली हुई है, 10,000 किलोमीटर, तो कैसे इतना जल्दी ड्यू हो गया. तो मार्केट में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्ट में पड़ती हैं कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा है या वैसा है. तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए. तो जितने भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो हैवी अप्लाइंसेस, लार्ज अप्लाइंसेस बना रहे हैं, उन्हें ये इनिशिएट लेना चाहिए, जहाँ से जाके हम लोग प्रोडक्ट को बेटर वे में किस तरह से यूज़ करना है वो देख पाए. देखो फैक्ट है, कोई भी मैनुअल पढ़ना पसंद नहीं करता, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट उसी में होता है ना हमारा मेन. अब जो उसको लॉन्ग टर्म में चलाना चाहेगा वो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने वालों का रेशियो मैं मान के चलो कि 15 से 20%, ये भी मैं बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ आपको.
इसमें अब यूट्यूब बड़ा हेल्प कर जाता है आपको कोई प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब पे जाओ, इस तरह का इश्यूज है, तो कितने लोगों के साथ ऐसा है, उस पर लोगों ने कि क्या क्या सजेशंस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कार है जो कि हाइब्रिड है, दो तरह की आती है, माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग हाल फिलहाल में काफ़ी ट्रेंडिंग है कि आप बिल्कुल विदाउट पेट्रोल उसको चला सकते हो ईवी मोड के अंदर। एक है कि जो ईवी हाइब्रिड मोड, जो स्मार्ट हाइब्रिड आती हैं, जो थोड़ा सा मिक्स होके चलती हैं आपके पेट्रोल के साथ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका ओवर द टाइम 3 to 4 ईयर्स के बाद में आपकी कार की जो सेल्फ बैटरी होती है वो ख़राब हो गई, तब जिसको नहीं नॉलेज होगी तो वो क्या करेगा, जाकर कोई भी बैटरी सेम एच की लगा के उसको यूज़ करेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जितनी भी स्मार्ट हाइब्रिड कार्स होती हैं उसकी बैटरी भी अलग तरह की आती है, क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी को रोकते हो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ होता है, और जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हो ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट होता है। इससे फ्यूल आपका सेव होता है। एक नॉर्मल कार के अंदर अगर ये फीचर नहीं होता है, आपको इग्निशन ऑफ करना पड़ता है मैनुअली, उसमें नहीं करना पड़ता, तो उसकी बैटरी भी अलग आती है और कॉस्ट भी उसके चक्कर में डबल हो जाती है, क्योंकि वो फ्यूल भी बचा रही है ना आपको एक दूसरी तरफ, और आपको सोचना भी नहीं कि चलो सिग्नल हो गया मैं बटन दबाऊँ गाड़ी स्टार्ट करूँगा, जैसे क्लच पे पैर रखोगे शिफ्ट करोगे गियर गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट। तो आप ऐसे न जाने कितने ब्लॉग्स हैं जिनमें लोगों ने लिखा है कि भाई यार स्मार्ट हाइब्रिड मत लो, इसमें प्रॉब्लम आती है, इसकी बैटरी सही काम नहीं करती, ओरिजिनल बैटरी सही चलती है। जबकि बैटरी का जब लोग देखते हैं मैनुअल या फिर जब लोग हुड ओपन करते हैं वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि इसमें स्पेशल टाइप की बैटरी यूज़ हुई है, सेम वही ब्रांड और एच अगर आप इंस्टॉल करोगे तभी काम करेगा, ब्रांड नहीं होगा एच सेम होगा तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली इग्निशन ऑन ऑफ की स्मार्ट बैटरी लगती है उसके। और अगर आपने कोई ऑर्डिनरी बैटरी लगा दिया तो आपकी जो कार की लिथियम स्मार्ट बैटरी वो ख़राब हो जाएगी। तो एक के चक्कर में 7-8 हज़ार के चक्कर में 70-80 हज़ार की और दूसरी बैटरी जाएगी फिर आपकी। तो यहाँ है प्रॉब्लम लोगों के अंदर अवेयरनेस ना होने का, ना तो शोरूम वाले ने बताया, ना लोगों ने मैनुअल पढ़ा, तो फॉल्ट किसका है? अल्टीमेटली एंड यूज़र का, क्योंकि भाई पे तो अल्टीमेटली आप ही की पॉकेट से होगा ना, शोरूम तो पे करेगा नहीं उस चीज़ को। तो फर्स्ट वैल्यू करो, ठीक है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सर्विस को चाहते हो कि एंड यूज़र अच्छे से समझे और बार बार आप उसको रिटेन कर पाओ, तो एंड यूज़र को वैल्यू करो। फिर वैल्यूज़ मीन्स क्रिएटिंग कंटेंट अबाउट प्रिंसिपल दैट आर वाइटल। Hence, the second secret is you should tackle the big issues on the first hand and later talk to consumer about your product and services. Third आता है voice. The third secret of successful social media marketing is having an authentic voice. अब जैसे देखते हो बहुत सारी मूवीज़ के अंदर ओपनिंग सीन जो होते हैं वो किसी एक बढ़िया आवाज़ में होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन ओपनिंग सीन में होंगे या नसरुद्दीन शाह होंगे, तो या अमरीश पुरी को पहले बहुत यूज़ किया जाता था उस तरह के ओपनिंग सीन में। तो क्या था, वॉइस जब हैवी दमदार होती है तो बंदा फोकस होकर सुनता है, और वॉइस अगर दमदार नहीं होगी तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो पहला चीज़ क्या है, वॉइस बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए और आप उसको अपनी ब्रांड की वॉइस बनाओ। ये नहीं कि आपने हर बार कैंपेन में अलग अलग वॉइस का यूज़ कर रहे हो, तो आइकॉनिक नहीं हो पाएगी चीज़, ठीक है। तो जैसे क्या होता है ना कि जब किसी ब्रांड को लिए ब्रांड एम्बेसडर एंडोर्स किए जाते हैं तो उनको कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर होंडाई का एग्जांपल लें हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो शाहरुख खान का बहुत लंबा साथ रहा होंडाई के साथ और स्टिल अभी भी है। अभी जैसे हाल फिलहाल में अल्कजार लॉन्च हुआ, उसमें भी शाहरुख खान है। इंडिया में होंडाई कंपनी को फेमस कराने में शाहरुख खान का सबसे बड़ा रोल है। एक बहुत पहले उनकी मूवी आई थी, मुझे आई थिंक नाम उसका आई थिंक चलते चलते थी, तो उन्होंने वहाँ से उसके एक उनकी कार आती थी सेंट्रो जिप लाइन करके, जिप ड्राइव समथिंग, हाँ, इस कार को शाहरुख खान ने उस मूवी में बहुत चलाया और ये इतनी फेमस हुई क्योंकि जो शाहरुख खान को फॉलोअर्स हैं जो उसको पसंद करते हैं, सीधी सी बात है लोग वही चीज़ लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कार बड़ी फेमस हुई, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 2000 से लेकर 2003, यानी कि 2000 के आसपास शाहरुख की कोई मूवी आई थी जिसमें इन्होंने इसको यूज़ किया था, आई थिंक चलते चलते ही थी, हाँ वही है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक YouTube का एग्जांपल लेंगे। Hyundai TVC विद शाहरुख खान। तो ये देख सकते हैं 2024 अल्कजार का एक यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था 8 साल पहले। ये देखो 11 साल पहले का ये वीडियो है, यहाँ डला हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर, बट ये वीडियो बहुत पुराना है। और फिर इसका फेसलिफ्ट आया था। जिप ड्राइव के बाद का तो नेक्स्ट इनका था वो जिंग था, जो लास्ट 2012-13 तक मार्केट में रहा। इसलिए आपको इस मॉडल की कार सभी भी दिल्ली में चलती दिखेगी काफ़ी। फिर इनका इन्होंने एक वो सेकंड जनरेशन इसका निकाला था, वो नहीं चला इनका। जो नया इन्होंने सेंट्रो का मॉडल निकाला था ना, वो उतना फेमस नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि कितना पुराना है। शाहरुख की एज को देख के पता लग रहा है। तो इस ब्रांड को इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी शाहरुख ने दिलाई, और उन्होंने सेंट्रो को ही पकड़ के, क्योंकि इस कंपनी ने सेंट्रो की आड़ में सारे ब्रांड लॉन्च किए अपने अलग अलग, जितने भी सेगमेंट आए इनके, चाहे वर्ना हो या फिर इनकी वो आती थी एक सेडान में आती थी इनकी गाड़ी में, नाम बोल रहा हूँ उसका। तो काफ़ी अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला उसकी वजह से। फिर इनकी i10 का इन्होंने एडवर्टीजमेंट इसी के साथ कराया। तो अगर फेस बदल दिया जाता है ना ऑल ऑफ सडन, तो लोगों का फेथ खत्म हो जाता है किसी चीज़ के अंदर। तो जैपनीज इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और एनकैश कर रहे हैं आज तक उसी चीज़ को। हाँ, हाँ, write the content the same way as you talk. When you communicate with your audience on points that you care for, your voice will be crisp and clear to deliver the right message the right way. Authentic voice is the way for you to generate a new connection. So ये हमारा पार्ट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में लोग इसके आगे से डिस्कस करेंगे।